प्यारे बच्चों नमस्कार। बीएससी मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं और बच्चों इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो बच्चों लास्ट हमारा टॉपिक था वो था बच्चों एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वहाँ पे हमने ये सीखा था कि जब भी हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों मिलती है वो हमेशा mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, मतलब कि बच्चों जब भी हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है वो हमेशा mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में मिलती है। अब ये बच्चों अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट होगी या नहीं होगी ये बच्चों डिपेंड करता है इस कंडीशन के ऊपर कि अगर मैं करली m बाई करली y निकालूं और करली n बाई करली x निकालूं, मतलब कि अगर मैं फंक्शन m और फंक्शन n, m और n दोनों ही फंक्शन बच्चों x और y के फंक्शन थे। जब मैं m को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता था और अगर मैं n को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो बच्चों वो दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो अगर कुछ इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तो हम ये बोलते थे कि जो इक्वेशन हमें mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में मिली है वो बच्चों एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और बच्चों अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होती थी तो इसका सोल्यूशन निकालना भी हमने सीख लिया था। ठीक है, अब हम बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिले वो सारी एग्जैक्ट हों। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती है जो बच्चों एग्जैक्ट नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन mx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में मिलेगी, कई बार क्या होता है कि ये वाली कंडीशन बच्चों सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब कि करली m बाई करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाई करली x। तो जो इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो उसको उसके साथ बच्चों में किस तरीके से डील करना है, या क्योंकि देखो बच्चों आप किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन आप तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक वो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं बनेगी। ठीक है, और अगर कोई इक्वेशन बच्चों एग्जैक्ट नहीं है तो उसको हमें एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बच्चों हम करने क्या वाले हैं कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए मुझे उस इक्वेशन को किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मान लीजिए बच्चों ये इक्वेशन मेरे पास है, ये इक्वेशन मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, इस इक्वेशन को बच्चों मुझे एग्जैक्ट बनाना है तो इस इक्वेशन को बच्चों एग्जैक्ट बनाने के लिए मुझे एक फंक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो जो बच्चों फंक्शन होगा वो फंक्शन होगा एक्स वाई का। ठीक है, मतलब कि इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए जिस फंक्शन से मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो फंक्शन बच्चों एक्स वाई की फॉर्म में होगा और इस फंक्शन से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो इक्वेशन होगी जो एग्जैक्ट नहीं होगी वो एग्जैक्ट बन जाएगी इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देने के बाद। ठीक है, और एक ऐसा फंक्शन जिस फंक्शन को मैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करूं और वो एग्जैक्ट बन जाए तो बच्चों उस फंक्शन को हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उस फंक्शन को बच्चों हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आज का हमारा टॉपिक ही यही है। हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक्स वाई का फंक्शन होगा, जो बच्चों एक ऐसा फंक्शन होगा अगर मैं उस फंक्शन को उस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूं जो एग्जैक्ट नहीं है तो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है उस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देने के बाद, और वही फंक्शन बच्चों हमारा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में। लेकिन बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी हमें इक्वेशन मिलेगी वो तो mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में मिलेगी और जो बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो हमेशा x और y का फंक्शन होगा। लेकिन बच्चों x y के तो बहुत फंक्शन हो सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास हो गया कि भाई x y का फंक्शन तो ये भी हो सकता है 1/x², x y का फंक्शन तो बच्चों मेरे पास 1/y² भी हो सकता है, x y का फंक्शन तो बच्चों मेरे पास 1/xy भी हो सकता है, और बच्चों x y का फंक्शन तो मेरे पास x² y² भी हो सकता है। मतलब कि बहुत सारे फंक्शन ऐसे हो सकते हैं जो x y की फॉर्म में होंगे। तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो भी मुझे इक्वेशन मिली है, जो भी मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में मिली है तो बच्चों किस इक्वेशन के लिए कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर काम करेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर काम करेगा। तो यहाँ पे बच्चों इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करने के कई तरीके हैं, 5-6 यहाँ पे रूल हैं जिसके मदद से हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों मिली है वो एग्जैक्ट बनेगी उस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देने के बाद। तो यहाँ पे बच्चों मैं सबसे पहले लॉ की बात करूँगा, सबसे पहले मैं रूल की बात करूँगा जिसकी मदद से हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर काम करेगा। ठीक है, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं उसको। बच्चों यहाँ पे जो सबसे पहला रूल आता है
इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करने का, वो बच्चों मेरे पास होता है इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, वो कौन सा होगा बच्चों, वो मेरे पास होगा इंस्पेक्शन मेथड। और इस मेथड में बच्चों आप किस तरीके से काम करोगे, यहाँ पे सबसे पहले बच्चों देखो नाम से स्पष्ट है इंस्पेक्शन मेथड, मतलब कि मुझे इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, मुझे आइडिया लगाना पड़ेगा, मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ। मान लीजिए बच्चों अगर ऐसा हो कि जो भी गिवन इक्वेशन है बच्चों वो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो, या फिर बच्चों ऐसा हो सकता है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बच्चों एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो, या फिर बच्चों ऐसा हो सकता है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बच्चों एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो। ठीक है, या बच्चों ऐसा हो सकता है, या फिर बच्चों फोर्थ पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है वो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो। तो अगर बच्चों इंस्पेक्शन मेथड के अंदर ये है कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में मिली है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में मिली है, या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में मिली है, या फिर बच्चों कुछ ऐसा है कि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में मिली है। अगर बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इन चारों में से किसी एक फॉर्म में मिली है तो उस कंडीशन में बच्चों जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा या तो बच्चों वो होगा 1/x², या तो वो बच्चों होगा 1/x², या फिर बच्चों होगा 1/y²। मतलब कि वहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों 1/x² भी काम कर सकता है, 1/y² भी काम कर सकता है, वहां पे बच्चों 1/xy भी काम कर सकता है, और यहाँ पे बच्चों आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है 1/x+y भी काम कर जाए, 1/x² प्लस y² काम कर जाए, और बच्चों 1/x² y² भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कहने की बात ये होगी बच्चों कि अगर हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों इन चारों फॉर्म में मिले या इनमें से किसी एक फॉर्म में मिले, तो अगर वो एग्जैक्ट नहीं है, उनको एग्जैक्ट बनाने के लिए जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो बच्चों यहाँ से कोई एक हो सकता है। ठीक है, मतलब कि वो 1/x² भी हो सकता है, मतलब कि अगर वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों एग्जैक्ट नहीं है तो उसको 1/x² से मल्टीप्लाई करके हम एग्जैक्ट बना सकते हैं, या फिर बच्चों हम उसको 1/y² से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम उसको 1/xy से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर बच्चों हम उसको 1/x² प्लस y² से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर बच्चों हम उसको 1/x² y² से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों छोटा सा आपका डाउट होगा कि क्या इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि भाई इस इक्वेशन के लिए 1/x² हो जाए, इसके लिए कोई 1/y² हो जाए। बच्चों यहाँ पे इसको फिक्स नहीं बोला जा सकता, क्योंकि आप ये समझने की कोशिश करो कि रूल का नाम ही बच्चों इंस्पेक्शन मेथड है। मतलब कि मुझे यहाँ पे जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, जब आप वहाँ पे ये आइडेंटिफाई करोगे कि ये बच्चों एग्जैक्ट नहीं है, तो आपको छोटा सा बच्चों रफली वर्क करना पड़ेगा। रफली वर्क आपको ये करना पड़ेगा कि जो भी इक्वेशन इन चारों में से किसी एक फॉर्म की होगी, ये बच्चों रफली वर्क में करके देखो कि उसके लिए IF का काम 1/x² कर रहा है, कि 1/y² कर रहा है, कि 1/xy कर रहा है, कि 1/x² प्लस y² कर रहा है, कि फिर 1/x² y² कर रहा है। मतलब कि जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इन चारों में से कोई एक फॉर्म में मिले, तो वहां पे बच्चों जो IF होगा, जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, वो मैक्सिमम यही होगा। ठीक है, मतलब कि आपकी बुक में इससे ज़्यादा IF आपको नहीं मिलेगा, मैक्सिमम इन 4-5 IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात ही होती है अगर कोई भी आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में है। ठीक है, जब भी आप उसको देखो, वैसे तो हम क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी बस आप रूल समझने की कोशिश करो, वर्किंग रूल देखो कि वर्किंग रूल क्या होगा। यहाँ पे बस आपने ये ध्यान रखना है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इन चारों में से किसी एक फॉर्म में हो, तो ये भी IF हो सकता है, ये भी हो सकता है, इनमें से कोई एक जरूर होगा। बस हमें रफली वर्क करके देखना पड़ेगा कि किस फंक्शन को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन एग्जैक्ट बनती है या नहीं बनती। ठीक है, मान लीजिए 1/y² से मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन जाती है, तो उसके हिसाब से फिर आप आगे बढ़िए, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करिए। बस आप बच्चों इस रूल को समझने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा कि इन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कौन सा IF काम करेगा इन सब में से। इसीलिए बच्चों इस रूल का नाम है इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बच्चों आइडेंटिफाई करने का पहला मेथड है। ठीक, ये पहला रूल बच्चों कंप्लीट हुआ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करने का। ठीक, अब बच्चों हम मूव करेंगे सेकंड रूल के ऊपर। बच्चों जो सेकंड रूल मेरे पास है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करने का, कुछ इस तरीके से है कि अगर बच्चों मुझे इक्वेशन
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में मिली है। कोई अगर मुझे इक्वेशन बच्चों मिली है और ये जो इक्वेशन है बच्चों ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। मतलब कि बच्चों जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे मिली है वो बच्चों होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो, और साथ में बच्चों एक कंडीशन और हो, साथ में कंडीशन और हो कि जो बच्चों एम एक्स प्लस एन वाई होगा वो बच्चों नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब कि वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों कुछ इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस कंडीशन में बच्चों जो आपका IF बनेगा, जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों बनेगा, वो आपके पास बनेगा बच्चों 1/mx प्लस एन वाई। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आप ये समझने की कोशिश करो कि अगर हमें कोई इक्वेशन मिली है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, लेकिन ये बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का बच्चों मतलब ये है कि जो इसमें फंक्शन m और n होंगे वो दोनों होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए। अब होमोजीनियस फंक्शन वैसे आप 12th में समझ चुके हो डिफरेंशियल इक्वेशन में, लेकिन बच्चों होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ x²y, या फिर मैंने लिखा बच्चों xy², या फिर बच्चों मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, मतलब कि जितने उस फंक्शन में जितने भी टर्म हैं उन सब की डिग्री सेम होनी चाहिए। ठीक है, या फिर ये हो गया बच्चों x³ प्लस y³। अब ये फंक्शन बच्चों मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन है क्योंकि बच्चों इसमें 4 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है बच्चों, एक टर्म ये है। लेकिन इस टर्म की बच्चों टोटल डिग्री कितनी है 3, क्योंकि x की पावर कितनी है 2, y की पावर कितनी है 1, तो 2 और 1 बच्चों कितना हो गया 3। यहाँ पे भी बच्चों टोटल कितना है 3, यहाँ पे भी कितना है 3 और यहाँ पे भी बच्चों कितना है 3। तो एक ऐसा फंक्शन बच्चों, इस ऐसे फंक्शन को बच्चों होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। और जिस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बच्चों होमोजीनियस फंक्शन आते हों तो उस इक्वेशन को बच्चों कहेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर कोई भी इक्वेशन मुझे इस फॉर्म में मिली है और वो बच्चों होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और साथ में बच्चों एक कंडीशन और भी हो कि जो mx प्लस एन वाई की वैल्यू जो निकलेगी, जो mx प्लस एन वाई की वैल्यू निकलेगी, अगर वो बच्चों नॉन जीरो हो तो उस कंडीशन में बच्चों जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो बच्चों होगा 1/mx प्लस एन वाई। ठीक है, ये बच्चों मेरा दूसरा रूल है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों एक छोटी सी चीज़ और निकल के आती है, छोटी सी चीज़ एक और निकल के बच्चों ये आती है कि अगर जो आपका mx है, जो आपका mx है और प्लस ny है वो बच्चों 0 के बराबर आ गया। ठीक है, वो बच्चों 0 के बराबर आ गया तो यहाँ से बच्चों छोटा सा रिजल्ट निकल आता है। किस तरह से बच्चों, mx प्लस ny इज इक्वल टू 0, mx बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस ny के, और m/n बच्चों आपके पास रहेगा y/x। ठीक, और ये जो आपके पास बच्चों गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन आपके पास क्या है, mx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बच्चों m dx प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं बच्चों n से डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ तो ये बच्चों आपके पास आएगा m/n, यहाँ पे आएगा dx प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0। और बच्चों इक्वेशन फर्स्ट में से अगर मैं यहाँ से माइनस हटाऊँ तो बच्चों माइनस मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो m/n की वैल्यू बच्चों मेरे पास आएगी माइनस y/x, और यहाँ पे बच्चों आएगा dx और प्लस dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस dy इज इक्वल टू 0, और यहाँ से बच्चों मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, माइनस वाई dx प्लस x dy इज इक्वल टू 0, और इसी को बच्चों आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, माइनस dx/x dy/y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपके पास बनेगा, जब आप इसको इंटीग्रेशन करोगे इसका, तो आपके पास बच्चों बनेगा माइनस log x प्लस log y, और बच्चों यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ log c, यहाँ पे बच्चों मैं लिख सकता हूँ log c, और इसी को बच्चों मैं लिख सकता हूँ log y/x इज इक्वल टू log c। और जैसे बच्चों आप log से log काटोगे तो यहाँ पे बच्चों आपके पास बनेगा y/x इज इक्वल टू c, और ये बच्चों आपके पास आएगा y इज इक्वल टू cx। तो बच्चों इस तरह का रिजल्ट हमारे पास आ जाता है अगर mx प्लस ny इज इक्वल टू 0 के बराबर हो। ये बच्चों एक छोटा सा रिजल्ट है, आप इसको याद रखिए, कई बार बच्चों ये चीज़ क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। ठीक है बच्चों, दूसरा रूल क्या था, अगर m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 हो और ये डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों होमोजीनियस हो और mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0, तो बच्चों जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो हमेशा 1/mx प्लस ny होगा। ठीक है, ये बच्चों हमारा दूसरा रूल कंप्लीट हुआ। और बच्चों इस नोट को भी आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें बच्चों, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर। ठीक है बच्चों, अब हम मूव करेंगे थर्ड लॉ के ऊपर। ठीक है, थर्ड लॉ बच्चों किस तरीके से काम करेगा, बच्चों थर्ड लॉ के अंदर कुछ इस तरीके से है कि अगर कोई इक्वेशन m dx
प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जो आपके पास जो फंक्शन m और n होंगे वो कुछ इस तरीके से होने चाहिए, मतलब कि बच्चों यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो हमेशा एक्स वाई की फॉर्म में हो, जो फंक्शन होगा बच्चों वो हमेशा एक्स वाई की फॉर्म में होगा। और एक्स वाई की फॉर्म में होने का मतलब ये हो गया बच्चों कि उस फंक्शन में जितने भी टर्म होंगे वो हमेशा एक्स इंटू वाई की फॉर्म में होंगे। मतलब कि एक तो ये चीज़ होगा कि फंक्शन एक्स वाई का होगा, वो एक डिफरेंट थिंग है, और ये बोलना कि हर एक वो जो फंक्शन होगा वो एक्स इंटू वाई की फॉर्म में होगा। बच्चों दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि बच्चों मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बच्चों जो m और n होंगे वो दोनों x इंटू वाई के फंक्शन होंगे, वो बच्चों कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि बच्चों जो m की वैल्यू हो वो कुछ 1 प्लस एक्स वाई की फॉर्म में कुछ इस तरीके से आ जाए, ठीक है। या फिर बच्चों इसकी वैल्यू कुछ ऐसे भी हो सकती है कि 1 प्लस एक्स वाई की जगह कुछ ऐसे आ जाए बच्चों कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 कुछ ऐसे हो सकती है बच्चों, ठीक है। मतलब कि या फिर बच्चों ऐसे हो सकती है एक्स वाई क्यूब, बच्चों मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्स वाई क्यूब, या फिर बच्चों होगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, या फिर बच्चों हो गई कुछ इस तरीके से एक्स क्यू वाई, मतलब कि कुछ भी, मतलब कि जितने जो भी हमें फंक्शन मिलेगा उस फंक्शन में जो भी बच्चों टर्म होगा वो हमेशा एक्स इंटू वाई की फॉर्म में ही होगा। मतलब कि एक्स और वाई हमेशा बच्चों इकट्ठे आएंगे, वो भी मल्टीप्लीकेशन में। तो बच्चों इस तरह के फंक्शन को कहते हैं कि वो जो फंक्शन है वो एक्स इंटू वाई की फॉर्म में है। तो बच्चों मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है और वो इक्वेशन कुछ इस तरह से होनी चाहिए, मतलब कि उस इक्वेशन में जो फंक्शन होगी वो हमेशा एक्स इंटू वाई की फॉर्म में हो, और बच्चों साथ में कंडीशन और भी हो। कंडीशन ये हो कि जो बच्चों एम एक्स है और माइनस एन वाई है नॉट इक्वल टू 0, एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस कंडीशन में बच्चों जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, उस कंडीशन में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा बच्चों वो मेरे पास होगा 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। तो वो बच्चों मेरे पास क्या होगा 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। तो ये बच्चों हमारा तीसरा रूल हुआ, ठीक है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 होगा, फंक्शन बच्चों कुछ इस तरीके से होगा, ये कंडीशन भी बच्चों साथ में होनी चाहिए, और हमारा आई एफ जो बनेगा बच्चों वो बनेगा 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। तो यहाँ भी बच्चों हमने तीसरे रूल को कंप्लीट किया, ठीक है। जो बच्चों चौथा रूल मेरे पास बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा कि चौथे रूल के अंदर बच्चों हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी बच्चों वो हमेशा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में मिलेगी। और अगर बच्चों यहाँ पे कुछ इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई हो कि मैंने कर ली एम अपॉन कर ली वाई निकाला और उसमें से मैंने माइनस किया कर ली एन बाई कर ली एक्स को, और इस कंप्लीट डिफरेंस को बच्चों मैंने एन से डिवाइड किया, और जब मैंने बच्चों ये कंप्लीट वैल्यू निकाली, अगर ये वैल्यू कोई फंक्शन आ जाती है, फंक्शन किसका बच्चों, फंक्शन आ जाती है एक्स का, तो उस कंडीशन में बच्चों जो मेरा आई एफ बनेगा, जो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों बनेगा वो मेरा बनेगा e की पावर में एफ एक्स डी एक्स, मतलब कि e की पावर में इंटीग्रेशन किसका, एफ एक्स डी एक्स का, मतलब कि e की पावर में आपको उस x के फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होगी, अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो आपको कुछ क्या करना पड़ेगा, कर ली एम अपॉन कर ली वाई में से माइनस करना पड़ेगा कर ली एन बाई कर ली एक्स को, उसको डिवाइड करना पड़ेगा n से। अगर एक कंप्लीट वैल्यू बच्चों एक x का फंक्शन आती है तो मुझे जो आई एफ निकालना है कुछ किस तरीके से निकलेगा बच्चों, e की पावर में मुझे डालना पड़ेगा इंटीग्रेशन, और किसका इंटीग्रेशन करोगे, एफ एक्स का, मतलब x के फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके उसको e की पावर में डालिए, तो वो जो बच्चों कंप्लीट वैल्यू बनेगी वो मेरे लिए आई एफ का काम करेगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। लेकिन उसके लिए कुछ ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कुछ ये वाली। तो ये बच्चों मेरा रूल कंप्लीट हुआ, रूल नंबर 4, ठीक है। अगर बच्चों लास्ट रूल हमारे पास है रूल नंबर 5, बच्चों लास्ट रूल है हमारे पास रूल नंबर 5, कुछ इस तरीके से होगा कि अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन मिले एम डी एक्स, बच्चों अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन मिले एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, और वहाँ पे बच्चों कुछ इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई हो, बच्चों की कर ली एन बाई कर ली एक्स हमने निकाला और कर ली एम बाई कर ली वाई हमने निकाला, और बच्चों उसको मैंने m से डिवाइड किया, उसको बच्चों मैंने किससे डिवाइड किया, m से, और वो फंक्शन बच्चों हो y का, ठीक है। अगर वो फंक्शन y का हो, मतलब कि कर ली n बाई कर ली x निकाला, उसमें से माइनस किया कर ली m बाई कर ली y को, फिर मैंने उसको डिवाइड किया बच्चों m से। अगर ये कंप्लीट वैल्यू बच्चों कोई y का फंक्शन मुझे मिलती है तो उस कंडीशन में बच्चों जो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, मतलब कि जो मेरा बच्चों आई एफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि बच्चों मुझे e की पावर में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका, f ऑफ y का, और बच्चों किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, ठीक है।
मतलब कि ये कंडीशन थोड़ा थोड़ा बच्चों मिलती जुलती है, बस इसमें बच्चों कर लिया अपॉन कर लिया पहले है, उसमें वो बाद में है। और यहाँ पे आप डिवाइड करोगे n से, यहाँ पे आप डिवाइड करोगे m से। यहाँ पे जो if होगा e की पावर में आएगा बच्चों इंटीग्रेशन किसका, fx का x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे बच्चों जो if होगा वो e की पावर में आएगा किसका, f ऑफ y का किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमने 5 रूल समझने की कोशिश की कि जब भी हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी आप ये बच्चों मैच करके देखो कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन इन 5 रूल में से किस रूल के साथ मैच करती है, और जिस रूल के साथ भी मैच करेगी उसी हिसाब से आप डिसाइड करो कि कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सुटेबल होगा। और जो भी बच्चों IF वहाँ पे निकलेगा उस IF को बच्चों उस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कीजिए, उस IF को उस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके वो बच्चों जो इक्वेशन होगी वो एग्जैक्ट बनेगी। और जैसे ही बच्चों वो एग्जैक्ट बन जाती है फिर वहाँ पे बच्चों उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा IF का टॉपिक कंप्लीट हुआ, लेकिन बच्चों ये सिर्फ बेसिक कंप्लीट हुआ। अभी हमने क्या करना है बच्चों, जितने भी हमने रूल पढ़े हैं 5 रूल, इन 5 रूल के बेस पे हमने बच्चों क्वेश्चन को ट्राई करना है। जैसे फर्स्ट रूल हमने पढ़ा उसके हिसाब से हमें कैसे कैसे क्वेश्चन को फेस करना पड़ेगा। जो हमने सेकंड रूल पढ़ा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, हमें उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थर्ड रूल के हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे, फोर्थ रूल के हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे, फिफ्थ रूल के हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों तब जाके हमारा ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर है तब बच्चों जाके कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों हमने जितना भी बेस आज पढ़ा आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। नेक्स्ट सेशन के अंदर बच्चों हम क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मतलब कि इन 5 रूल से रिलेटेड हमें मैक्सिमम कितने तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं और उन क्वेश्चन के साथ आप किस तरीके से डील करोगे ये बच्चों हमने सीखना है अगले वाले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों आई विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।